हे एवरीवन, आपका स्वागत है इस नए पार्ट में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू ने जूनर को सेफली उसके होम टाउन में पहुंचा दिया था और जूनर वहां से चली जाती है और लू भी चुपचाप अपने दोस्त के बार की ओर निकल रहा होता है। और जब वो अपने दोस्त के बार के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि बार में काफी ज्यादा सन्नाटा है, तो उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आता है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तभी वो देखता है कि निंजा उस बार पे नजर रखा हुआ है। वो तुरंत आकर के उस निंजा को बेहोश कर देता है और साथ में दो और निंजा को वो पकड़ लेता है और उन तीनों को बांध करके उनके कपड़े को निकाल करके उनके मास्क को, हर एक चीज को निकाल के खुद पहन लेता है और उस बार के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को और खास तौर से अलजैर सर को, जिन्होंने इतना अच्छा कमेंट हमारे इस एनिमे सीरीज को देख करके किया है। ऐसे ही आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार हमें कमेंट बॉक्स में दिखाते रहें। अब बिना देर के इस नए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बार ओनर को किसी लेडी ने पकड़ के रखा हुआ होता है जो कि डीमन कल्टीवेटर होती है और उससे कहती है कि तुम चुपचाप मुझे लू का पता बता दो, मगर बार ओनर उसे कुछ नहीं बताता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लेडी और कोई नहीं, वही गिटार आर्टिस्ट होती है और कहती है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं यकीनन तुम्हारी जान ले लूंगी, क्योंकि मुझे उस शैडो वॉरियर के बारे में जानना है। अगर वो बार ओनर वहां पे कुछ नहीं बताता है, उल्टा उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका साथी खींच करके उस बार ओनर को एक मुक्का जड़ देता है। वो डीमन कल्टीवेटर लेडी कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मेरे पास एक और बहुत ही शानदार तरीका है तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने का। और ये कहकर के वो अपने पास से एक इंसेक्ट को बाहर निकालती है और कहती है कि अगर इस इंसेक्ट को मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर डाल दिया तो ये तुम्हारे पूरी हथेलियों को काट करके निकाल देगा और तुम्हारे दिमाग पे कब्जा करके मुझे सच्चाई बता देगा। ये सुन करके बार ओनर की तो यहाँ फट जाती है और वो कहता है कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अगर मैं जानता तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के सामने भला मैं इतना टॉर्चर क्यों होता, मैं तुम्हें तो सारी बातें बता देता। तुम्हें तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद करता था। मगर वो डीमन लेडी काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। वो अपने साथियों से कहती है कि इसकी गर्दन काट दो। अगर पीछे से ही उसका एक साथी आ जाता है और कहता है कि मिस, हमने चारों तरफ ढूंढ लिया है, लू हमें कहीं नहीं मिला, मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है इसे छोड़ करके। कल्टीवेटर की बात को सुन करके डीमन लेडी कहती है कि तो वो जब यहाँ से भाग चुका है तो हमें इसकी क्या जरूरत है। अपने साथी से कहती है कि इसकी गर्दन यहाँ पे काट के रख दे। उस डीमन लेडी का साथी बार ऑनर के गर्दन पे स्वॉर्ड अपनी रख देता है, जिससे बेचारी की तो फट जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि रुक जा मेरी माँ, मैं तुझे सच बताता हूँ, लू एक नंबर का ठरकी है। तुम्हें पता है उसने तुम पे लाइन क्यों नहीं मारी? क्योंकि वो लड़कियों को नहीं पसंद करता है, वो भाभीियों को पसंद करता है, इस वजह से उसने तुम पे लाइन नहीं मारी। ये सारी बात वो मास्क वॉरियर सुन रहा होता है जो कि लू होता है। वो अपने ही मन में गुस्सा रहा होता है, क्या मैं ठरकी हूँ, ये पगला गया है। और तभी वो बार ऑनर उस डीमन लेडी का ध्यान भटकाने के लिए लू के बारे में और ढेर सारी बुराई करना शुरू कर देता है और कहता है कि अरे मेरी जान, मैं तुझे पसंद करता था। और ये कहती वो वहां चिल्लाने लगता है अबे बस कर, मुझे बचा ले, मैं अब इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे उस डीमन लेडी को कुछ समझ में नहीं आता है, मगर तभी वो सेंस करती है कि उसके पीछे से कुछ कॉइन्स उड़ते हुए बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहे हैं। और तभी वो उस कॉइन को डॉच कर देती है और वहां पे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और वो तभी अपने हाथ से एक मैजिकल डीमन फ्लेम को जलाती है और चारों तरफ रोशनी करने के लिए उन सारे लैम्प को फिर से जला देती है। तभी वो अपने सामने देखती है कि लू आ करके उस बार ऑनर को बचा लेता है और उसके दोनों सिपाहियों को घायल करके नीचे गिरा देता है। तभी वो डीमन लेडी कहती है अच्छा तो तुम हो लू, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी तुम्हारा शिकार करने में। ये कहते हुए अपने कपड़े को हटाती है और अपने उसी डिमोनिक गिटार को बाहर निकालती है और वहां पे धुन बजाते हुए कई सारे फ्लैश अटैक सीधा लू और उस बार ऑनर के ऊपर करना शुरू कर देती है। और लू बेचारा उस बार ऑनर को जहाँ खोलने वाला था वो उसे ले करके उसकी चेयर को उठा करके इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि ये स्लैश अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर वो डीमन लेडी कहती है कि तुम लोग यहाँ खड़े होकर के मुंह क्यों देख रहे हो, अपने साथियों से जा करके उस लू के बच्चे को मार डालो। ये सुनते ही वो दोनों के दोनों निंजा लू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मगर लू से भी जीत पाना इतना आसान थोड़ी ना है, क्योंकि लू एक शैडो वॉरियर था। तभी हम देखते हैं कि बार ऑनर के ऊपर एक निंजा अटैक करने आ रहा होता है। बेचारा बार ऑनर की गर्दन कटती उससे पहले ही लू उसे बचा लेता है। तभी बार ऑनर कहता है अबे पहले मुझे छोड़ा दे, फिर इधर उधर कूद करके बंदरों की तरफ फाइट करना। मगर लू तो बेचारा उसे ही बचा रहा था इधर उधर उन सारे निंजा से बच करके। फिर लू उन सारे निंजा को हरा करके सीधा बार ऑनर के पास आ जाता है और उसकी रस्सियां जैसे ही काटने वाला होता है, तभी बार ऑनर कहता है कि अबे देख के एक और स्लैश अटैक आ रहा। और लू उसे बचाना शुरू कर देता है और वो डीमन लेडी लगातार अपने पियानो से लू के ऊपर कई सारे डेमोनिक स्लैश अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लू को यहाँ पे बार ऑनर को बचाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा
खतरनाक होते हैं। बार ऑनर लू से कहता है कि यार तू मुझे इधर उधर घुमा मत, मुझे छुड़ा दे वरना ये स्लैश अटैक मेरे दो टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर के लू कहता है अच्छा ठीक है, तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें उस स्लैश अटैक के सामने ही रख देता हूँ और तुम्हारा पोपट आधा कट चुका होगा, क्या ये सही रहेगा? तभी कहता है नहीं नहीं, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। तभी वो डीमन लेडी कहती है आज मैं तुम दोनों को यहाँ पे जान से मार दूंगी। तभी लू वक्त रहते ही बार ऑनर को खींच के एक लात मारता है उसकी चेयर पे, जिसकी वजह से बार ऑनर सीधा गोल गोल घूमते हुए सीधा उस फ्लोर के किनारे चला जाता है जहाँ पे सीढ़ी होती है। वो जस्ट वहां पे गिरने ही वाला होता है, मगर वो बेचारा इतनी ज्यादा हाइट को देख करके खुद को कैसे भी संभालने लगता है। मगर वो डीमन लेडी इस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है और उस बार ऑनर के ऊपर सीधा एक स्लैश अटैक कर देती है। इधर ये बार ऑनर खुद को बचाने की यहाँ कोशिश कर रहा था और कैसे कैसे करके अपने आप को सेफ जोन में ये लेकर के भी आ जाता है, मगर तभी वहां पे स्लैश अटैक आ चुका था। ये देख करके वो ना चाहते हुए भी उस सीढ़ी से उसे कूदना पड़ता है और वो वक्त रहते नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों पे कलैया खाते हुए कई सारे राउंड खाते हुए अपने सर को फोड़वाते हुए सीधा फर्स्ट फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आकर के गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी चेयर भी वहां पे टूट जाती है और ये फाइनली आजाद हो जाता है इतनी सारी चोट लगने के बाद। और उधर वो उन सारे निंजा वॉरियर से फाइट कर रहा होता है, तभी वो ऑब्जर्व करता है कि बार ऑनर नीचे गिर चुका है और वो उसे बचाने के लिए काफी तेजी से नीचे आ जाता है और कहता है कि भाई तू सेफ है ना? तभी बार ऑनर उसे कहता है कि अबे साले, तू मुझे बचाने के लिए आया था या तू मुझे मरवाने के लिए आया था? देखा नहीं कि मैं कितनी ऊपर से नीचे गिरा हूँ? तभी लू कहता है कि तू यहाँ पे फाइट कर सकता है मेरे साथ या नहीं, क्योंकि अब तू खुल चुका है। तभी बार ऑनर उसकी कॉलर को पकड़ के खींच के कहता है कि अबे उस कम्युनिटी मन लेडी ने मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दिया है, तो मैं चाह करके भी फाइट नहीं कर सकता हूँ। तभी लू कहता है कि और जा डोरे डाल। तभी वो डीमन लेडी आ जाती है और कहती है कि क्या बात है, दोनों नमूने मुझे यहाँ पे मिल गए हैं, तुम लोग आपस में लड़के मरोगे या तुम लोगों को मैं यहाँ पे जान से मार दूं? तभी वो बार ऑनर लू से कहता है चुपचाप जाके मुझे बचा, क्योंकि मैं यहाँ फाइट नहीं कर सकता हूँ, मेरी कल्टीवेशन ब्लॉक है। तभी लू कहता है खुद को खुद से बचा ले, तेरे हाथ खुल चुके हैं और मैं उन लोगों को सबक सिखाता हूँ। ये कहते ही वो लू उन लोगों से फाइट करने चला जाता है। तभी लू के ऊपर अटैक करने के लिए वो डीमन निंजा आ जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड से लू के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर लू उनके सारे स्लैश अटैक को डॉज करके उनकी स्वॉर्ड से हैंड टू हैंड बैटल करना शुरू कर देता है। तभी वो डीमन लेडी कहती है कि लू तुम शायद मुझे भूल चुके हो। ये कहकर के वो तुरंत अपने गिटार से एक स्लैश अटैक लू के ऊपर कर देती है और लू उससे बार बार बचता है और लू समझ जाता है कि उसे कैसे भी करके उसके गिटार को यहाँ पे तोड़ना होगा और वो पलक झपकते ही दीवार पे कूद करके उसके सारे स्लैश अटैक को डॉज करके सीधा अपनी स्वॉर्ड से उसके गिटार के दो टुकड़े कर देता है। और फाइनली इसके गिटार का तो चैप्टर यहाँ पे खत्म तो हो जाता है, मगर वो डीमन लेडी तुरंत अपने गिटार में से स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस गिटार के अंदर स्वॉर्ड भी हो सकती है। और तभी वो डीमन लेडी काफी शानदार तरीके से उन दोनों स्वॉर्ड्स को पकड़ती है और वहां पे गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है और उसे घुमाते हुए कहती है कि लू आज मैं तुम्हें सच में मारने वाली हूँ। ये कहकर के वो लगातार लू के ऊपर कई सारे अटैक करना शुरू कर देती है और लू उसके सारे अटैक को बहुत ही शानदार तरीके से डॉज करता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर रहा होता है, मगर ये डीमन लेडी काफी ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से लू को टाइम नहीं मिलता है कि वो उसके ऊपर बैक अटैक कर सके। और इधर वो बार ऑनर उन दोनों निंजा से बचता हुआ भाग रहा होता है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन को डीमन लेडी ने ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि जब वो दोनों संभोग कर रहे थे तभी ये कांड डीमन लेडी ने कर दिया था। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों निंजा जैसे ही बार ऑनर को मारने आ रहे होते हैं, तभी बार ऑनर कहता है कि सालो तुम अपने जीजा को इस तरीके से मारोगे? ये कह करके वो वहां चिल्लाने लगता है और कहता है भाई कोई तो बचा लो। और तभी हम देखते हैं कि उस बार की दीवार को तोड़ते हुए दो स्काई शैडो निंजा बाहर आते हैं, जो कि लू के ही क्लैन से बिलोंग करते हैं और वो आकर के दोनों निंजा को जान से मार देते हैं। ये देख करके डीमन लेडी काफी शॉक्ड होती है और उससे ज्यादा खुश तो यहाँ पे बार ऑनर होता है कि उसकी जान यहाँ बच तो गई। और तभी वो डीमन लेडी पीछे जा करके अपनी दोनों स्वॉर्ड से लू के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो अब इन लोगों से फाइट नहीं कर सकती है। तभी उस डीमन लेडी को वहां कोने में छुपता हुआ देख करके बार ऑनर कहता है क्या हुआ, तेरी फट गई ना, यहाँ से भाग क्यों रही है? तभी हम देखते हैं कि वो डीमन लेडी ने सर से एक हेयर क्लिप को बाहर निकालती है और लू से कहती है कि लू हमारी इस फाइट को याद रखना, क्योंकि मैं तुमसे जल्द ही मिलने वाली हूँ। ये कहते हुए तुरंत उस क्लिप को नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और देखते ही देखते वो डीमन लेडी मुस्कुराते हुए वहां से टेलीपोर्ट होकर के कहीं और ही गायब हो जाती है, जिसे देख करके लू कहता है कि वाकई में ये टेलीपोर्टेशन अरे काफी ज्यादा एडवांस था। और तभी वो क्लिप जैसे नीचे गिरती है वो भी वहां से गायब हो जाती है। तभी बार ऑनर कहता है कि अच्छा हुआ ये यहाँ से चली गई, वरना इसे मैं ही जान से मार देता। और तभी वो दोनों निंजा को थैंक यू बोलता है। तभी वो दोनों निंजा को ग्रीट करते हुए वो दोनों बोलते हैं कि सीनियर
सीनियर, आपका इंतजार डेजर्ट वैली में हमारे मास्टर कर रहे हैं, प्लीज आप वहां पे जाएं। लू मास्टर का नाम सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी बार ऑनर उसके पास आता है और कहता है कि लू, इस पल का तुम इंतजार सालों से कर रहे थे, लगभग 10 साल हो चुके हैं। आज जब तुम्हें मास्टर से मिलने का मौका मिल रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। ये कह करके वो लू को यहाँ पे कन्विंस करने लगता है, मगर लू वहां पे चुपचाप शांत होता है और अपनी आंखें बंद करके अपने पास्ट की बात को याद करता है। जब वो पानी में भीग रहा था तभी एक इमॉर्टल निंजा उसके पास आकर के उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। यही लू का मास्टर होता है और तभी लू कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं है। तभी वो इमॉर्टल मास्टर फर्स्ट टाइम लू का नाम रखता है, यानी कि लू का नाम उसके मास्टर ने ही रखा था, लू चैन। जो मास्टर लू को कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मेरे सेक्ट में चल के स्वॉर्डमैनशिप को सीखना चाहोगे। ये कहते वो अपना हाथ बढ़ाते हैं और लू को लेकर के अपने पवेलियन में आ जाते हैं, जो कि शैडो स्काई पवेलियन होता है। और लू को हाई ग्रेड की स्वॉर्डमैनशिप को सिखाते हैं और लू जितने भी डिसाइबल होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई होता है तो लू होता है। फिर जब लू पूरी तरीके से इस शॉर्टमैनशिप को सीख लेता है तो मास्टर उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं और लू जो हमेशा उस ब्रेसलेट को पहना रहता था वो उसके मास्टर की निशानी होती है, क्योंकि वो अपने मास्टर को एज अ फादर मानता था। और यही सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पे लू सांस लेते हुए अपनी आंख को खोलता है और कहता है कि मैं मास्टर से मिलने के लिए डेजर्ट वैली में जरूर जाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और वो डेजर्ट वैली की ओर जा रहा होता है जहाँ पे उसके सामने एक जाइंट सा बफेलो होता है, जिसे देख करके जो तेज तेज भूखने लगता है और उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, मगर वो जाइंट बफेलो उसको तो खड़े होकर के इग्नोर करता है और एक फूंक मारता है, जिसकी वजह से जो बेचारा काफी दूर जाके गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि लू अपने मास्टर के काफी करीब आ जाता है और वो देखता है कि मास्टर हवा में फ्लोट करते हुए काफी शानदार तरीके से कल्टीवेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि फाइनली मेरे बच्चे, तुम्हें मैं 10 साल बाद अपने सामने देख रहा हूँ। ये कहते ही वो अपनी कल्टीवेशन को वहां पे रोक करके तुरंत जमीन पे उतर जाते हैं और लू की तरफ देखने लगते हैं और लू से कहते हैं कि तुम कैसे हो। तभी लू कहता है कि आखिर 10 साल के बाद आपको मेरी याद क्यों आई, आखिर अब आपको मुझसे कौन सा काम है। इस बात को सुनकर के उसके मास्टर कहते हैं कि लू, मैं जानता हूँ कि तुम इस 10 सालों में काफी मेहनत की और तुमने ना जाने कितने डीमंस को जान से मार दिया है, ना जाने कितनी मुसीबतों का तुमने सामना अकेले किया है। तभी लू कहता है कि आपको पता है एक शैडो ऑफ स्क्वाई होने का मतलब क्या होता है, कि हम लोग कभी भी मर सकते हैं, हम लोग सिर्फ गुमनामी में जीते हैं। भले ही मैंने यहाँ पे ना जाने कितने डीमंस को जान से मारा है, मगर मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता है और जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे जानने वाला भी कोई नहीं होगा और ना ही मेरे मरने पे कोई रोने वाला होगा। और क्या फायदा ऐसा कि मैं जिनके लिए फाइट कर रहा हूँ वही मुझे नहीं जानते हैं। तभी उसके मास्टर कहते हैं कि बेटा, जो तुम काम कर रहे हो ये काम सिर्फ चूजन वन को मिलता है और तुम में वो एबिलिटी है, इसी वजह से ये काम तुम्हें मिला है। तभी लू कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तभी मास्टर उससे कहते हैं कि लू, डीमंस का अटैक अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तभी लू कहता है आप फिर से मतलबी हो रहे हैं। तभी उसके मास्टर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बेचारा जो फिर से नीचे गिर जाता है। वो तो बेचारा ना इधर का रह गया ना उधर का, बस गिरता ही पड़ता रह। लू के मास्टर मुड़ते हैं और लू से कहते हैं कि तुम्हें मैं बता दूं कि कुलुम सेक्ट में कोई डीमन स्पाई है जो कि डीमन सेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन को वहां पे पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन रेस को आने वाले वक्त में काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि तुम कुलुम सेक्ट में एज अ नॉर्मल डिसाइबल जाके एडमिशन लो और वहां पे उस स्पाई के बारे में पता लगाओ, क्योंकि ये काम सिर्फ मैं अपने भरोसे मन को दे सकता हूँ। तभी लू कहता है कि आखिर मैं ये काम करके मुझे क्या मिलेगा। तभी मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं पब्लिकली ये बोल दूं कि तुम मेरे बेटे हो, और ये सच है। इस काम के होने के बाद मैं ऑफिशियली ये अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरे बेटे हो और साथ में तुम ही मेरे इनहेरिटेंस के वारिस होगे, यानी कि तुम ऑफ स्काई सेक्ट के न्यू एम्परर बनोगे। सुनकर के लू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। तभी लू कहता है कि मैं आपसे कुछ और चीजें जानना चाहता हूँ। डीमन एम्परर यून शाओ यांग और उसका बेटा यून जियांग आखिर कहाँ पे हैं। तब इसके मास्टर कहते हैं कि मैंने सुना था कि यून शाओ यांग डीमन एम्परर वो चाउज ऑफ बैटल में जान से मारा जा चुका है, मगर उसके बेटे यून जियान के बारे में अभी कोई भी खबर हमें नहीं मिली है, क्योंकि वो एक मिस्ट्री बन के रह चुका है। तभी लू कहता है कि मैं ये आपका काम कर दूंगा, मगर याद रहे ये सिर्फ आखिरी काम होगा, इसके बाद मैं अपनी आजादी आपसे चाहता हूँ। ये सुनकर के उसके मास्टर कहते हैं कि जैसा तुम कहोगे यहाँ पे वही होगा, मगर ध्यान रहे क्योंकि इस बार डीमन कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो कि हमारे और तुम्हारे समझ के बिल्कुल परे है। हो सकता है कि वो लोग
किसी तरीके से डीमन लॉर्ड को इस वर्ल्ड में लाना चाहते हैं। तभी लू कहता है कि मैं ये काम आपके लिए आखिरी बार कर रहा हूँ और 10 साल के बाद सिर्फ आपको यही मौका मिला था, वो भी काम को लेकर के आप मुझसे मिलने आए हैं। ये कह कर के लू काफ़ी नाराज़ होकर के वहाँ से पलट करके चला जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।